में झुकाव आ सकता है, जिसे स्कोलियोसिस कहते हैं। समय पर इसकी जांच और प्रबंधन बहुत जरूरी है। पैरों की बनावट में भी बदलाव आ सकते हैं, जिन्हें सही जूतों या ब्रेसेस से ठीक किया जा सकता है। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है सांस की देखभाल। सांस की देखभाल इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि यही वो चीज है जो जीवन की गुणवत्ता और लंबाई दोनों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। रात में एक छोटी सी मशीन, जिसे बाइपैप कहते हैं, उसका इस्तेमाल करने से नींद में शरीर को पूरी ऑक्सीजन मिलती है। अच्छा। इससे दिन भर की थकान और सिरदर्द जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। नियमित रूप से फेफड़ों के डॉक्टर से जांच कराना और कुछ खास व्यायाम करना बेहद फायदेमंद होता है। और पोषण के बारे में? हाँ, सही पोषण और वजन को नियंत्रण में रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्रोतों में वॉकर या व्हीलचेयर जैसे उपकरणों का भी जिक्र है। अक्सर लोग इन्हें कमजोरी की निशानी मानते हैं। और स्रोत इसी सोच को चुनौती देता है। एक बहुत अच्छी बात जो स्रोत में सामने आती है वो ये है कि इन उपकरणों को कमजोरी के संकेत के तौर पर नहीं, बल्कि आजादी बढ़ाने वाले एक साधन के रूप में देखना चाहिए। बिल्कुल। अरे वाह, मतलब व्हीलचेयर एक सीमा नहीं, बल्कि दुनिया में घूमने फिरने, स्कूल जाने, दोस्तों से मिलने की आजादी का एक नया जरिया है। ये नजरिया बदलना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। हाँ? ये तो हुई आज की बात, वर्तमान को बेहतर बनाने की। लेकिन भविष्य के बारे में क्या दूर दूर तक कोई उम्मीद की किरण है? स्रोत भविष्य के शोध के बारे में क्या बताते हैं? यहाँ तो विज्ञान किसी साइफाई फिल्म की तरह आगे बढ़ रहा है। स्रोत कुछ बहुत ही जबरदस्त और आशाजनक तकनीकों पर प्रकाश डालते हैं। एक है एक्सॉन स्किपिंग। एक मिनट रुकिए, एक्सॉन स्किपिंग सुनने में बहुत जटिल लगता है। क्या आप इसे एक आम इंसान के लिए और भी सरल बना सकती हैं? जैसे मान लीजिए, अगर जीन एक रेसिपी बुक है, तो ये क्या कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। तो मान लीजिए रेसिपी बुक के एक पन्ने पर टाइपिंग की गलती हो गई है, जिससे पूरी डिश खराब हो रही है। एक्सॉन स्किपिंग एक ऐसी दवा है जो शेफ यानी हमारी कोशिकाओं से कहती है, अरे उस गलत पन्ने को छोड़ दो और सीधे अगले पन्ने पर चले जाओ। वाह! इससे जो डिश बनेगी वो शायद परफेक्ट ना हो, लेकिन काम चलाओ और पहले से बहुत बेहतर होगी। कमाल है। और क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग तकनीकों के बारे में तो हम बहुत सुनते हैं। क्या वो भी यहाँ कोई भूमिका निभा रही हैं? बिल्कुल। क्रिस्पर तो और भी आगे की चीज है। वो रेसिपी बुक में से उस गलत पन्ने को फाड़ने के बजाय एक कलम लेकर उस गलती को ठीक करने जैसा है। मतलब सीधा जड़ पर वार। हाँ, इसका लक्ष्य है खराब जीन को स्थायी रूप से ठीक कर देना। हमारे स्रोत बताते हैं कि यह तकनीक अभी प्री क्लिनिकल स्टेज में है, यानी जानवरों पर इसका परीक्षण चल रहा है। लेकिन ये भविष्य के लिए सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या स्रोत इस बारे में भी बात करता है कि ये सब सिर्फ सैद्धांतिक बातें तो नहीं है? इन तकनीकों को असल में मरीजों तक पहुंचने में कितनी बड़ी बाधाएं हैं? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। ये आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है इन तकनीकों को शरीर की सही कोशिकाओं तक सुरक्षित रूप से पहुंचाना। लेकिन वैज्ञानिक समुदाय बहुत आशावादी है। स्रोत का निष्कर्ष ये है कि भले ही आज इलाज नहीं है, लेकिन अगले 5 से 10 सालों में हम कोलेजन वीआई से जुड़ी इन बीमारियों के इलाज में बहुत बड़ी प्रगति देख सकते हैं। ये सब वैश्विक स्तर पर बहुत रोमांचक है, लेकिन अब इसे भारत के संदर्भ में देखते हैं। हमारे देश में यूसीएमडी को लेकर जमीनी हकीकत क्या है? यहाँ मरीजों के लिए क्या सुविधाएं और क्या चुनौतियां हैं? अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो भारत में अभी हम शुरुआती दौर में हैं। कुछ अच्छी बातें हैं, जैसे कि जेनेटिक टेस्टिंग की सुविधा अब देश के कई बड़े शहरों में उपलब्ध है। कुछ बड़े अस्पतालों में खास न्यूरोमस्कुलर क्लिनिक हैं, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर मिल जाते हैं। ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। क्या है वो सबसे बड़ी चुनौतियां? सबसे बड़ी चुनौती है जागरूकता की कमी और सही समय पर निदान न हो पाना। स्रोत एक परिवार की कहानी का जिक्र करते हैं, जिसे सिर्फ सही निदान पाने में 3 साल लग गए। 3 साल? जी। इसके अलावा यूसीएमडी पर केंद्रित क्लिनिकल ट्रायल भारत में न के बराबर है। सरकार की दुर्लभ रोग नीति तो है, लेकिन कई राज्यों में उसके तहत आर्थिक मदद पाना एक बहुत लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया है। तो इस मुश्किल स्थिति में स्रोत भारत में मौजूद परिवारों को क्या करने की सलाह देते हैं? उनके लिए आगे का रास्ता क्या है? स्रोत कुछ बहुत ही ठोस और व्यवहारिक कदम सुझाते हैं। पहला, अगर जरा भी शक हो तो जेनेटिक टेस्ट जरूर कराएं ताकि म्यूटेशन की पुष्टि हो सके। दूसरा, किसी अच्छे न्यूरोमस्कुलर सेंटर से जुड़ें और नियमित फॉलोअप में रहें। तीसरा,
क्योर SMA फाउंडेशन ऑफ इंडिया या इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीजेस जैसे गैर सरकारी संगठनों से संपर्क करें। अच्छा, NGOs से। हाँ, ये संगठन जानकारी, समर्थन और सही मार्गदर्शन का बेहतरीन स्रोत होते हैं। और आखिर में clinicaltrials.gov जैसी अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइटों पर नजर रखें ताकि भविष्य में आने वाले किसी भी ट्रायल की जानकारी मिल सके। बहुत खूब। तो आज हमने एक अकेले प्रोटीन की गड़बड़ी से शुरू करके उसके लक्षणों, विरोधाभासों, देखभाल के तरीकों और क्रिस्पर जैसी भविष्य की तकनीकों तक का एक लंबा सफर तय किया। साथ ही भारत की जमीनी हकीकत को भी समझा। हाँ, हमने इस जटिल विषय के लगभग हर पहलू को छूने की कोशिश की है। स्रोत का एक अंतिम संदेश बहुत शक्तिशाली है और मुझे लगता है कि वो इस पूरी बातचीत का सार है। उसमें लिखा है, UCMD एक दुर्लभ बीमारी है, लेकिन मरीज कमजोर नहीं है। सही देखभाल और एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम के साथ वे एक भरपूर और सार्थक जीवन जी सकते हैं। यानी स्रोत का सबसे बड़ा संदेश यह नहीं है कि यह बीमारी क्या करती है, बल्कि ये है कि मरीज क्या कर सकते हैं। यह बीमारी को नहीं, बल्कि इंसान की हिम्मत को केंद्र में रखता है। बिल्कुल सही। और ये स्रोत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ता है। एक तरफ विज्ञान और तकनीक जैसे क्रिस्पर अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रहे हैं और इलाज को एक हकीकत बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल यह है कि जब ये इलाज आएंगे तो क्या वे सबके लिए होंगे? सही बात है। देश ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ये जीवन बदलने वाली थेरेपीज सिर्फ कुछ अमीर देशों या लोगों तक सीमित न रह जाएं, बल्कि भारत जैसे देशों के हर कोने में हर जरूरतमंद मरीज तक पहुंच सकें? विज्ञान की दौड़ तो शायद हम जीत जाएंगे, लेकिन उस जीत को हर इंसान तक पहुंचाने की नैतिकता और व्यवस्था की दौड़ अगली सबसे बड़ी चुनौती होगी, जिसे हमें मिलकर हल करना होगा।